Hello students, today we will be discuss assessment for learning. अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन होता क्या है? हम साधारण शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है और उसको जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसने किस सीमा तक सीखा है या अधिगम किया है, इसको आंकना या जानना अधिगम का आकलन कहलाता है। पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी क्या जानते हैं और क्या उन्होंने पाठ्यक्रम के परिणामों को पूरा कर लिया है या अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम के लक्ष्यों को या दक्षता को स्पष्ट करने के लिए और विद्यार्थियों के भावी कार्यक्रम की पुष्टि करने के लिए अभिकल्पित रणनीति या स्ट्रेटेजी प्राप्त कर ली है। यह जानने के लिए अधिगम का आकलन किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी की उपलब्धि के साक्ष्य अभिभावकों, अन्य शिक्षा प्रदान करने वालों, स्वयं विद्यार्थी और कभी कभी बाह्य समूह जैसे नियोक्ता या शैक्षिक संस्थाओं को प्रदान करने के लिए अभिकल्पित करना है। कहने का मतलब है कि अधिगम का आकलन क्या है। भाई, अधिगम का आकलन जिस परिप्रेक्ष्य में अधिगम का आकलन किया जा रहा है, आंका जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या करना होता है। हम देखते हैं कि विद्यार्थी ने जो उसका अधिगम उसके उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को उसने कितना प्राप्त किया है और उसकी जो अधिगम की प्रोसेस है यानी कि लर्निंग की जो प्रोसेस है, उसने उस लर्निंग की प्रोसेस को किस सीमा तक जाना है, तो इसको आकलन करना ही अधिगम का आकलन कहलाता है। और ये अधिगम का आकलन अभिभावकों को, हम जैसे बात करें स्टूडेंट्स लेवल पे, मतलब प्राइमरी लेवल पे हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। रिपोर्ट कार्ड तो हम हायर लेवल तक बनाते हैं, चाहे हम बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, चाहे बीए करें, एमकॉम करें, एमएससी करें, रिपोर्ट कार्ड हर एक चीज में बनाया जाता है। परंतु अभिभावक अपने बच्चों का जो क्या कहते हैं लर्निंग प्रोसेस जानने के लिए प्राइमरी लेवल तक स्कूलों में जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा किस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड ही क्या होता है, आकलन, अधिगम का आकलन कहलाता है। अब वो चाहे नियुक्त अभिभावक इस तरीके से जानते हैं, उसके बाद मान लीजिए हमने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया और हमारा रिक्रूटमेंट हो रहा है, यानी कि हमारे लिए जॉब दी जा रही है, तो हमारा नियोक्ता जानना चाहेगा हमारे टीचर से ये इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और आपको खुद जज करेगा कि वो कितने तरीके से आपको क्या क्या आता है। और इस जानने की प्रोसेस को कि बच्चा जो स्टूडेंट्स है उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है या लर्निंग है वो किस तरीके की रही है, तो ये क्या कहलाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है। क्लियर। अब कह सकते हैं अधिगम का आकलन वह आकलन है जो सार्वजनिक होता है। जो आकलन जो होता है वो क्या होता है, सार्वजनिक होता है, सभी को पता होता है, और जिसका परिणाम कथन या प्रतीकों में विद्यार्थियों कितनी भली प्रकार सीखा रहा है, जो विद्यार्थी है कितनी भली प्रकार सीख रहा है के संबंध में होता है। ये प्रायः विद्यार्थियों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय में योगदान प्रदान करता है। कहने का मतलब क्या है भाई, जो स्टूडेंट्स था उसने जो आकलन किया, अधिगम का आकलन किया, इसे सार्वजनिक करना होता है और उसका भविष्य निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये भविष्य में अपने जो उद्देश्य निर्धारित करे हैं वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। तो अधिगम का आकलन हमेशा होना चाहिए और जो लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग है उसको ध्यान में पूर्वक रखकर ही बच्चों को आगे की लर्निंग करानी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अधिगम के आकलन की योजना। क्या है अधिगम के आकलन की योजना? कह सकते हैं प्लानिंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग।
तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वाई एम आई असाइन, या मैं आकलन क्यों कर रहा हूं मैं असाइनिंग। क्लियर। अब हम इसमें बात करते हैं अधिगम के आकलन का उद्देश्य मापन, परिणाम करना और विद्यार्थियों को अधिगम के स्तर की आख्या या रिपोर्ट देना, ताकि विद्यार्थियों के संबंध में उपयुक्त निर्णय लिए जा सकें। इसकी सूचना अनेक संबंधित प्रयोगकर्ताओं को जरूरत होती है। जैसा सबसे पहले अध्यापक को जरूरत होती है, जो अधिगम का आकलन है किस तरीके से करते हैं, इसमें क्या होना है, हमें रिपोर्ट देनी होती है। अध्यापक जो इस टीचर क्या करता है इस आकलन की योजना में, जो इस योजना का प्रयोग अभिभावकों के साथ उनके बच्चों की निपुणता और प्रगति के संबंध में संचार करता है। भाई जो अधिगम असेसमेंट फॉर लर्निंग हुआ तो अध्यापक उसे जानेगा और वो क्या करेगा, उसके संबंध में उसे जानने के बाद इसकी लर्निंग प्रोसेस कैसी है तो उसकी रणनीति बनाएगा। उसके बाद उसके जो अभिभावक होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनसे डिस्कस करेगा कि भाई आपका जो बच्चा है, आपका चाइल्ड है, वो कितना प्रगति कर रहा है, उसके संबंध में उन्हें जानकारी देगा। उसके बाद देखते हैं कि अभिभावक और विद्यार्थी के लिए भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। भाई पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को किस तरीके की जरूरत होती है ये देख लेते हैं, जो इस परिणाम का प्रयोग शैक्षिक और व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए करते हैं। भाई पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई स्टूडेंट्स है या पेरेंट्स है, उन्होंने देखा कि भाई मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है या मेरा ये अच्छा नहीं है तो मैं ये कोर्स ना करके ये कोर्स करूं। तो ये चीजें उनके डिसाइड करने में, जब लर्निंग अच्छी हो जाती है तो हम लर्निंग के जो रिजल्ट आते हैं, आकलन हो जाता है, तो वो अपने निर्णय लेने में उसे सहायता मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं संभावित नियुक्ता और आगे की शैक्षिक संस्थाएं। भाई अधिगम का आकलन की जरूरत क्या होती है कि जो संभावित नियुक्ता होता है, यानी कि जो मतलब किसी को नियुक्ता जो कह सकते हैं, जो हमें नौकरी देता है, जो स्टूडेंट्स को नौकरी देता है, या फिर जो एडमिशन शैक्षिक कॉलेज, जो हम आगे के भविष्य में फ्यूचर में क्या पढ़ना है, हमें आगे टेक्निकल कोर्स करना है या प्रोफेशनल कोर्स करना है, उन संस्थाओं के लिए भी अधिगम का आकलन आवश्यक है। जो इस सूचना का उपयोग करके अपने यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेगा कि भाई इसे को नियुक्ति दे दी जाए, इस स्टूडेंट को नियुक्त कर दिया है या नहीं कर दिया है, ये अधिगम के आकलन पर निर्भर करता है। और इसी पर निर्भर करता है कि आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए या नहीं, इसमें दाखिला दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो ये दाखिले पर भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं हम कि एक क्वेश्चन बनता है, मुझे कौन सी आकलन विधि का प्रयोग करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आकलन विधि, हमने आकलन के लिए कई विधियां बताई हैं, भाई कोई सी भी कर सकते हैं हम। अब हम इसके लिए जब हमने देखा, लिखित परीक्षा हो सकती थी, प्रयोगात्मक हो सकती थी, मौखिक हो सकता था, इंटरव्यू हो सकता था, आकलन हो सकता था, दूर से ही मतलब ऑब्जर्वेशन हो सकता था, इसमें से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई सी विधि का उपयोग करें जिस समय जो चीज सूटेबल हो रही है हमें स्टूडेंट्स को आकलन करने के लिए, उसी चीज का हमें प्रयोग करना चाहिए। अधिगम के आकलन के लिए चयनित विधियों ऐसी होनी चाहिए जो पाठ्यक्रम के वांछित परिणामों और अधिगम सार्थक के अनुरूप हों, जिसकी आवश्यकता परिणाम तक पहुंचने के लिए आवश्यक होती है। विधि ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा विद्यार्थी अपनी समझ और अधिगम गुणवत्ता एवं प्रकृति के संबंध में प्रामाणिक और रक्षा युक्त कथन का समर्थन करने योग्य पर्याप्त सूचना प्रस्तुत कर सके, ताकि अन्य लोग परिणामों को उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकें। वही बात जो मैंने बताई कि भाई उसमें ये सारी चीजें हों कि उससे पता चल रहा हो कि हाँ ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, और उसकी डिफेंस तरीके पता चल रहा हो, उसका परिणाम आ रहा हो। तो इन चीजों में से जो चीज हमारी जो टेक्निक है या हमारी जो भी मेथड है, जिससे बच्चे की सबसे उपयुक्त जो चीज हमें जरूरत है, जिस एम के लिए हमने या नियुक्ता इधर क्या करता है, रिटन एग्जाम लेता है और साक्षात्कार करता है। तो उसे रिटन एग्जाम और साक्षात्कार, और हम देखते हैं कॉलेज में दाखिले कर रहे हैं तो हम रिटन एग्जाम के आधार पर मेरिट लिस्ट बना लेते हैं, कई मेरिट लिस्ट ही बना लेते हैं। जैसे मान लो हमें बीकॉम में एडमिशन लेना है तो क्या करेंगे, इंटर के जो मार्क्स आए उसके आधार पर हम
मेरिट बना के एडमिशन ले लेंगे। तो ये चीज कौन सी विधि है, ये हमारे जिस परिप्रेक्ष्य में हमें जरूरत है उसी परिप्रेक्ष्य में उसकी आवश्यकता होती है। स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन उठता है, इस आकलन प्रक्रिया की गुणवत्ता के संबंध में कोई कैसे आश्वस्त होगा। भाई हमने आकलन कर लिया है तो वो आश्वस्त मतलब श्योर कैसे होगा कि असेसमेंट ठीक है। तो हाउ कैन वी इंश्योर क्वालिटी इन दिस असेसमेंट प्रोसेस। भाई किस तरीके से ये क्लियर होगा कि ये चीज हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। तो इससे हम जानने के लिए अधिगम कहा जाए, अधिगम का मूल्यांकन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि सूचना जिस पर निर्णय आधारित है उसके उच्चतम गुण पता चल सके। अब उन गुणों को किस आधार पर लिया जाता है, सबसे पहले हम गुण की बात करें, हम 5 चीजों पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं। सबसे पहले विश्वसनीयता, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होती है भाई, रिलायबिलिटी क्या होती है भाई, जिस परिप्रेक्ष्य में हम रिलायबिलिटी कह सकते हैं कि हमने एक टेस्ट अप्लाई किया और उसके जो निर्णय आ रहे हैं वो लगभग सेम आ रहे हैं, चाहे वो 2 दिन बाद कराएं या 10 दिन बाद कराएं, वो 1 पे कराएं विद्यार्थी पे या 100 स्टूडेंट्स पे कराएं, तो उनके जो परिणाम आ रहे हैं लगभग बराबर के करीब आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे रिलायबिलिटी। क्लियर। वैधता वैलिडिटी में मतलब क्या कहते हैं हम, स्टूडेंट्स ये देखना चाहता है कि भाई जो नियोक्ता ये देखना चाहता है कि भाई हमें मान लीजिए एक टेक्निकल पोस्ट की जरूरत है एक स्टूडेंट्स के लिए, भाई हमें एक नियुक्ति करनी है तो हमें टेक्निकल पोस्ट की जरूरत है, हमने उसका टेस्ट ले रहे हैं उसके जीके जीएस का, तो वो वैध नहीं होगा। तो हमें क्या लेना है, टेस्ट कैसा होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, वो वैध हो, जिसके लिए हमें नियुक्ति करनी हो उसका वो रिजल्ट दे रहा हो। संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, भाई हर एक चीज के लिए जो आकलन करा है उसके लिए रेफरेंस पॉइंट भी देने चाहिए। और डिफरेंटिंग लर्निंग, भाई लर्निंग का जो डिफरेंस लेवल है वो भी बताना चाहिए और एक रिपोर्ट देनी चाहिए कि भाई हमारा ये रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर हम इसको व्यक्ति का सिलेक्शन कर रहे हैं या इसे दाखिला दे रहे हैं या इस तरीके का इसका आकलन का रिजल्ट है। थैंक यू वेरी मच।